हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 12 केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट नियम बताए जाएंगे जो बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और इन नियमों को कहाँ प्रयोग किया जाता है, इन नियमों के अनुसार हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। यानी जो न्यूमेरिकल हमारे कार्बन रसायन में दिए हुए हैं उनमें हम न्यूमेरिकल करते हैं और उस कार्बन रसायन में हमारी रिएक्शन होती है। तो 8 मार्च के लिए आपका केमिस्ट्री का पेपर है, तो इस सभी किताब से यानी पूरी किताब से हमने महत्वपूर्ण नियमों को लिया गया है। तो इन नियमों को आप देख लीजिए। आपका फिजिक्स का पेपर हो गया है, तो आप पहला नियम क्या है हमारा केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में हेनरी का नियम लिखिए। इसमें पूछ लिया जाता है हेनरी का नियम और उसकी सीमाएं व अनुप्रयोग पूछ लिए जाते हैं। तो हेनरी का नियम क्या है, ये 2020, 22 तथा 24 में पूछा गया है। इसी नियमों के अनुसार ही हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यानी न्यूमेरिकल जो हैं वो नियमों और सिद्धांत के अनुसार ही पूछे जाते हैं। तो हेनरी हमारे वैज्ञानिक थे, यानी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने नाम पर ही इसके नियमों को परिभाषित किया है। तो हेनरी का नाम नियम हमें लिखना है, तो यहाँ हम हेडिंग डाल लेते हैं हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या है, हेडिंग डाल के लिखते हैं। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो पी प्रेशर होता है विलेयता उसके अनुपाती होती है। तो परिभाषा के अनुसार देखते हैं हम इस सूत्र को कैसा निगमन करते हैं। परिभाषा के अनुसार ही सभी सूत्रों का निगमन किया जाता है, वो हम भौतिक ट्रिक से बताएंगे आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा क्या है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, यानी कि जो हमारा ताप है वो कांस्टेंट रहेगा, पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के अनुपाती होती है। यानी कि गैस की द्रव में विलेयता एम किसके अनुपाती होती है, गैस के दाब की, यानी कि प्रेशर के अनुपाती होती है। जब कोई चीज़ अनुपाती होती है तो वहाँ हम कांस्टेंट लिखते हैं। तो कांस्टेंट हमारा क्या है, के एच हेनरी नियतांक। तो ये एम हमारे यहाँ पर एम है घुली हुई गैस की मात्रा। एम क्या है इस सूत्र में, इस सूत्र के अनुसार हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और ये हमारा हेनरी का नियम है, इसका उपयोग क्या हो गया, हेनरी के नियम का उपयोग है हमारा सूत्रों में किया जाता है। तो एम क्या है हमारा घुली हुई गैस की मात्रा है, और पी गैस का दाब है, और के एच क्या है हेनरी नियतांक है। ये हमारा हेनरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। इसी प्रकार हेनरी के नियम की सीमाएं, तो हेनरी के नियम की सीमाएं जो हैं क्या होती हैं, ये बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं, तनु विलयन पर लागू होता है। हेनरी का नियम किस पर लागू होता है, तनु विलयन पर लागू होता है। और दूसरा है निम्न दाब व उच्च दाब पर, निम्न प्रेशर और उच्च टेम्परेचर पर कार्य करता है। हेनरी का नियम क्या करता है, निम्न ताप व उच्च ताप पर कार्य करता है। और तीसरा है उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। यानी जो हमारा हेनरी का नियम है उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हेनरी का नियम एवं इसकी सीमाएं हैं। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम लिखिए, उसकी सीमाएं बताइए। तो राउल्ट का नियम जो है ये बोर्ड परीक्षा में हर साल किसी ना किसी सेट में पूछ लिया जाता है। राउल्ट का नियम हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है, यानी कि प्रीवियस सेट उठाए हैं तो उसमें 7 सेट बनते हैं, तो ये लगभग 4 सेट में पूछा गया है राउल्ट का नियम। इसके अनुसार हमारी जो है राउल्ट का नियम की जो चित्र है, यानी कि चित्र क्या है, ये सूत्र जो है इसके अनुसार हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो राउल्ट का नियम आपको पता होगा तभी तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो इसमें नियम क्या है, राउल्ट का नियम, यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं हम राउल्ट का नियम। तो लिखते हैं राउल्ट भी एक वैज्ञानिक थे, सभी वैज्ञानिकों ने अपने नाम पर ही नियम दिए हैं। यानी कि वैज्ञानिक जो थे उन्होंने अपने नाम पर ही नियम दिए हैं। तो ये नियम क्या है, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। तो आप सूत्र के अनुसार देखिए कैसे परिभाषा को लिखते हैं। तो सूत्र के अनुसार लिखते हैं कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, P0 माइनस PS अपॉन P0 क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, और विलय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। ये हमारा N अपॉन कैपिटल N जो है प्लस में ये मूल प्रवाह है। तो इसके अनुसार हम कैसे परिभाषा को लिखेंगे, राउल्ट के नियम को कैसे लिखेंगे कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। राउल्ट का नियम क्या है, जो इसके अनुसार हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और अगला हमारा जो है इसकी सीमाएं हैं। राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं, ये भी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर में पूछी जाती हैं। तो पहला है हमारी सीमा इसकी क्या है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। यानी जो राउल्ट का नियम है वो तनु विलयन पर लागू होता है। और दूसरा है ये वाष्पशील पदार्थों के लिए विलयन
वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है, और तीसरा है ये वैद्युत अपघट के विलयन पर लागू नहीं होता, यानी जो वैद्युत अपघट हैं उस पर लागू नहीं होता, ये वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। इसी प्रकार अगला नियम है हमारा कोलराउस्की नियम का परिभाषित कीजिए। ये तो हर साल पूछा जाता है, ये 7 सेट बनते हैं, किसी न किसी सेट में ये हर साल पूछ लिया जाता है। तो कोलराउस भी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी अपने नाम पर ही नियम दिया है। तो कोलराउस का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी कि हमारा एक वैद्युत अपघट्य है, ये विलयन है, इसके जो आयन होंगे यही धनायन या ऋणायन होंगे, तो Na क्या है? हमारा धनायन है, और Cl क्या है? ऋणायन है। मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो इस परिभाषा के अनुसार कैसे लिखते हैं कि हमारा कोई वैद्युत अपघट्य की चालकता है विलयन में धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के बराबर होता है। एक कोलराउस का नियम है, इसके अनुसार हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है कि धनायन या ऋणायन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो कोलराउस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में आपके पूछ लिया जाएगा, आपके सेट में भी आ सकता है। इसी प्रकार हमारा अगला चौथा नियम है। चौथा नियम क्या है? हार्डी-सुलजे का नियम। ये भी एक हमारे वैज्ञानिक थे, हार्डी-सुलजे। ये सभी वैज्ञानिकों ने अपने नाम पर ही नियम दिए हैं। तो इस हार्डी-सुलजे का नियम, इसमें हम हेडिंग डालते हैं। अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार दिया है तो हम हेडिंग डाल के लिखेंगे, तो इसकी शुद्धता बढ़ जाती है, और इस प्रकार हमारे एग्जामिनर जो हैं वो नंबर अच्छे तरीके से देते हैं। तो यहाँ हम हेडिंग डाल लेते हैं हार्डी-सुलजे का नियम। तो हार्डी-सुलजे का नियम क्या है? किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी अधिक होती है। यानी कि जो आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी उतनी अधिक होती है। ये बहुत ही सरल है, ये 2 लाइन में आप समझ लीजिए कि किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होगी। तो स्कंदन क्या होता है? जमना, यानी किसी चीज़ के फ्रीजिंग अवस्था जो होती है वो स्कंदन कहलाती है। वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? इसको स्कंदन कहते हैं। इस नियम को ही हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं हम, उदाहरण दिया है, यानी संयोजकता जो है 3+ है, तो एल्युमिनियम की संयोजकता सबसे अधिक होती है, यानी कि 3 है यहाँ पर, और Ba हमारी है, Ba की 2+ है, और Na की +1 है। तो इसकी जो संयोजकता सबसे अधिक है एल्युमिनियम की, इस उदाहरण में संयोजकता सबसे अधिक है, तो इसकी स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होगी। यानी जिसकी संयोजकता सबसे अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता यानी कि जमने की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है। तो हमारी 4 इंपॉर्टेंट नियम हैं, ये बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। आपको किसी न किसी सेट में पूछ लिए जाएंगे कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो आपको इस प्रकार ही टिप्पणी लिखनी है हेडिंग डालकर, उसके बाद उदाहरण पूछ लिया है तो उदाहरण लिखना है, अगर आपकी सीमा पूछ ली जाए तो सीमा पूछनी है, लिखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बोर्ड परीक्षा से संबंधित डेली आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।